नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मंथन में। 7 साल बाद एक बार फिर 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में फिर सैलाब आ गया। इससे जो तमाम सवाल उठे, इस सैलाब ने जो तमाम सवाल खड़े कर दिए कि क्या हिमालयी क्षेत्र में अंधाधुंध छेड़छाड़ जारी है? क्या वास्तव में सरकारें और सरकार पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रही है विकास के नाम पर, समृद्धि के नाम पर? इन्हीं सब तमाम सवालों को लेकर आज हम बात करेंगे देश और दुनिया के जाने माने पर्यावरणविद यानी एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका केनीज में और हमारे खास कार्यक्रम मंथन में कि किस तरीके से ये सारी चीजें बदल रही हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बदल रहा है, क्या हालात हो रहे हैं, किस तरीके के खतरे मानवता के सामने हैं। पहला सवाल डॉक्टर जोशी कि 2013 के सैलाब के बाद एक महाविनाश लीला हमने देखी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का। इस जो पूरी हालिया घटना है, जो 7 फरवरी 2021 की घटना है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन दोनों बड़ी घटनाओं में एक समानता तो है ही और समानता ये है कि इसको कहीं अवलांच के साथ, कहीं ग्लेशियर के साथ, कहीं झील के साथ देखा जा रहा है। और ये बड़ी साफ सी बात है कि आप संवेदनशील क्षेत्रों के में अगर एक लगातार नजर बना के नहीं रखेंगे और साथ में आप अपने तौर तरीकों से ही जो तथाकथित विकास के व्यवहार करेंगे। उदाहरण के लिए अगर केदारनाथ त्रासदी में चोराबारी जिस बड़े ग्लेशियर के पिघलने के बाद जो लेक बनी थी, उस लेक और उस समय तमाम जो वर्षा पड़ी थी उसको एक साथ जुड़कर ये सब कुछ घटना घटी थी। वही दूसरी तरफ अभी जो ऋषिगंगा की जो पूरी घाटी है, इस घाटी में भी अब आप देखिए कि 2 दिन पहले बारिश पड़ी थी, बर्फबारी हुई थी और अब तो वैज्ञानिक रूप से भी ये तय हो चुका है कि जो हम बार बार कह रहे थे कि ये जो बारिश पड़ी 4-5 तारीख फरवरी में और क्योंकि ऊंचे इलाकों में ये बर्फ की तरह पड़ती है, लेकिन दोनों में अंतर एक बड़ा आता है। जब भी बर्फबारी नवंबर दिसंबर में होती है वो बेहतर कहलाती है क्योंकि उसे जमकर ग्लेशियर बनने का मौका मिलता है। साइंटिस्ट ने भी कहा और ये भी संभावना जताई जा रही है कि कहीं पे झील बनने के भी ऊपरी इलाकों में है। मेरा मानना है कि ये झील बनने वाली जो कहानी है या जो बात कही जा रही है, तो बात स्पष्ट है कि अब हिमालय के कई इलाकों में झील बन चुकी होगी। कारण उसका यह है कि जिस तरह से तापक्रम बढ़ रहा है, ऊपरी इलाकों में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो वो झील का ही रूप लेंगे आने वाले समय में। तो दोनों में इस तरह की समानता है, ये मेरा मानना है। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मैं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से आपको बताने की कोशिश कर रहा डॉक्टर जोशी, जैसे अभी तमाम तरीके की चीजें निकल कर आई, ये भी कहा जा रहा है कि 4 धाम जो प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार का, वो उस प्रोजेक्ट में जो सड़क की चौड़ाई है उसको लेकर भी बात है कि सड़क को चौड़ी करने के लिए पहाड़ों को 45 से 50 डिग्री में काटा जाना चाहिए, लेकिन जो सड़क की चौड़ाई ज्यादा कर दी गई है और अब पहाड़ों को 90 डिग्री या 80 to 90 डिग्री में काटा गया है। इसकी वजह भी एक बहुत बड़ी है, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही। आप कहां तक सहमत हैं इस पर? हम प्राकृतिक रूप से, आपको पता ही है कि जो सड़कों का जाल बहुत पहले बनता था, उस समय एक बड़ा आधार होता था। वो गेती और फावड़े से सड़कें बन जाती थी आज 50, 60, 70 साल पहले। और आज आपने बड़े बड़े ब्लास्टिंग शुरू की तो बड़ा तहस नहस हुआ। फिर इस तरह सुधार आने की कोशिश की और डोजर यूज करने शुरू किए। तो अभी सवाल ये है, ये इस बात को अस्वीकारा नहीं जा सकता कि पहाड़ों में सड़क का अपना एक बहुत बड़ा स्थान है। दोनों तरह से, एक बड़े तरह से अगर हमें कल आने वाले समय में अपनी रणनीति तय करनी है, अपने तथाकथित समृद्धि की, मैं विकास शब्द से परहेज करता हूँ। विकास जरा एक तरफा होता है, समृद्धि सबको जोड़ के चलती है कि अगर सड़क बननी है तो प्रकृति भी जुड़ेगी, बांध बनने की चिंता है, बैराज बनाने की चिंता है, तो पहले चिंता इकोसिस्टम की भी करो। इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं। विकास एक तरफा है और ये इस विकास लीला ने ही विनाश लीला रची है हमारे उत्तराखंड या हिमालय के तमाम क्षेत्रों में। तो देखिए, पहली बात यह है
कि हम अक्सर एक शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हमारा पहाड़ कैसा होना चाहिए, हिमालय, वो स्विट्जरलैंड का नाम लेते हैं सीधे, यूरोप जी का नाम लेते हैं सीधे, चाइना जी को नाम लेते हैं, इससे सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा है। लेकिन सवाल यह है कि इनके यहाँ भी सड़कें हैं, इनके यहाँ भी हर तरह के तथा कथित विकास के कार्य होते हैं, लेकिन इस तरह के विनाश नहीं होते। अब हम जी किसी भी तरह से कोई भी दलील दे दें, पर सच यही है। मुझे भी आधी दुनिया जाने का मौका मिला है, घूमने जी का। क्यों? उसका कारण है, यहाँ पे जब सड़क बनाने की बात होगी तो सड़क के साथ स्टेबिलिटी उसकी आनी चाहिए, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। और उस जी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ये भी होता है, अगर आपने कहीं जंगल काटने हैं तो रेंजर साहब तब तक ट्रांसफर नहीं होंगे जब तक दूसरा जंगल खड़ा नहीं हो जाएगा। नॉर्वे में उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है जंगल। जी अब यहाँ तो समझते हैं रेंजर साहब ने कुछ गलती कर दी तो तत्काल उनको बदल के दूसरा आ जाएगा, डीएफओ बदल जाएंगे। हमने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की। अब जी सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, फिर भी बांध और सड़क में एक बड़ा अंतर है, मैं आपको समझाता हूं। जी पहली गलती अक्सर ये है कि जब भी हम बड़े ऊंचाई के इलाकों में इन बांध की कल्पना करते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। बैराज बनाए या बांध बनाए, क्योंकि जी आप कैसे मान नहीं समझ रहे हैं, जब सारी दुनिया में अंटार्कटिका जैसे बड़ा ग्लेशियर वो टूटने की शुरू कर चुका है, तो भाई आखिर ऋषि गंगा वैली या नंदा देवी बायोस्फीयर के बीच में वो ग्लेशियर नहीं टूटेंगे, ये कल्पना पहले कर लेनी चाहिए थी। और जी कम से कम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर तक किसी भी ग्लेशियर के नजदीक तो फटकना ही नहीं चाहिए। सरकार बड़ी बुद्धिमान है, पर सवाल खड़े होने चाहिए। बात सड़कों की है। देखिए, अभी आपको मैं बताऊं कि दुनिया भर में जो सड़कें बनती हैं, सड़क के जी साथ दो चीजें जुड़ी होती हैं। आपको स्टेबिलिटी भी सड़क बनाने के साथ तुरंत लानी है। असल में जी प्रॉब्लम ये नहीं है, असल में ना ठेकेदार साहब पे ना सरकारों के बीच में नैतिकता नाम की चीज तो बची नहीं होती, क्योंकि जी जी बेचारों के पास लक्ष्य है। अब ठेकेदार के पास लक्ष्य है। कल ही जब हाँ, मैं रैनी होके आ रहा था, डॉक्टर जोशी, एक मिनट आपको, एक मिनट इंटरप्ट करूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जैसे चार धाम जो प्रोजेक्ट है, वो उसके लिए डेडलाइन है, और वो अंधाधुंध बिना कुछ देखे हुए, जैसा कहा जा रहा है, ये प्रोजेक्ट पूरा करने की जो समयावधि है, समय पर पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। आपने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि विकास और समृद्धि दोनों में बड़ा अंतर है, तो ये विकास ही कर रहे हैं, समृद्धि की सोच नहीं रहे हैं। इसी वजह से स्थितियां यहां तक बन रही हैं कि ये जो लगातार अंधाधुंध जो होड़ है कि विकास कर डालो, सड़क बना डालो, समय पर देना है, जो सरकारों का प्रेशर है, जो निर्माण एजेंसियों पर, उसमें आप मानते हैं क्या पर्यावरण कहीं दरकिनार हो जाता है? देखिए, जब उत्तराखंड राज्य मांगा था तो हमने बढ़ चढ़कर कहा था कि हमें उत्तराखंड राज्य इसलिए चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश की जो तमाम तरह की कार्य करने की शैलियां हैं, विकास का ढांचा है, वो हमारे पहाड़ी राज्यों के लिए फिट नहीं बैठता। और जी अपनी संवेदनशीलता को हमने बढ़ चढ़कर बताया था। हमने कहा था कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मार्जिनलिटी हमारे बड़े सवाल है, पूरा सिस्टम फ्रिजाइल है, ये सब बातें की थी। जैसे जी ही राज्य जी बना, हम भूल गए। हमने वही जी वही चीजें शुरू कर दी जो मैदानी इलाकों में था। तो ये जी कहीं हमारी गलतियां हैं, और मैं मानता हूं कि हमारे जो नीतिकार हैं, उन्हें एक नए सिरे से बड़ी गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए। जी क्योंकि इस सोच को अगर हम नहीं बदलेंगे तो अभी एक बड़ा, मतलब मैं शायद आप इसको यही मान के चलें, जिस तरह भी समझे, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं बड़ी महत्वपूर्ण। आज पूरा उत्तराखंड खाली हो गया, पर्यावरण भी उसको एक कारण माना जा सकता है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से तेजी से पलायन उत्तराखंड में पिछले 2 दशकों में हुआ, वो सवाल है। लेकिन अगर हरकतें ऐसी ही रही तो पहाड़ भी टूट टूट के दिल्ली पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही डॉक्टर जोशी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये पहाड़ भी टूट टूट कर दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ा संदेश है आपके द्वारा, और ये पूरी दुनिया और उत्तराखंड और भारतवर्ष को बहुत बड़ा संदेश है कि ये पहाड़ टूट कर चले जाएंगे। एक इसी चार धाम प्रोजेक्ट को लेकर एक और मेरा सवाल है कि इसकी सड़क की चौड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ एक्टिविस्ट ने एक तरीके से उन्होंने याचिका दाखिल की थी, और 2018 के हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसी के अनुसार इसको करा जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी
अभी वही अंधाधुंध वाली स्थिति है। उसके अलावा तमाम डैम भी बनते जा रहे हैं लगातार। तो ऐसी स्थितियों में क्या मतलब बिल्कुल ये पर्यावरण के बारे में राज्य सरकार या केंद्र सरकार को सोच नहीं रही डॉक्टर साहब? तो उसके दो बड़े संकट हमारे आने वाले समय में हमारे बीच में होंगे। एक, आप पूरे उत्तराखंड की पानी के वहन करने की क्या क्षमता है, जिस पानी को बह जाना था आप बड़े बड़े तालाब बनाकर उसको कहीं रोक रहे हैं, तो इसका पर्यावरणीय विश्लेषण होना चाहिए कि इसकी क्षमता क्या है। जब बह जाता था तो प्रेशर कम हो जाता है, पानी बह के निकल गया। और अभी आपने इतने तरह के बांध और बैराज बनाने की जो कल्पनाएं की हैं, उस पर क्या आधार है। और सबसे बड़ी बात है कि जो तमाम तरह के विशेषज्ञ और इंजीनियर्स और तमाम जो जिनको आधार बनाया जाता है इनके अध्ययन को, मेरा मानना अब भी एक और है, वो तमाम इंजीनियर हो चाहे किसी भी कितने भी बड़े विशेषज्ञ हो, पर क्या वे प्रकृति के विज्ञान को समझते हैं? क्या वो नेचर के इंजीनियरिंग को जानते हैं? नेचर से बड़ा इंजीनियर कौन हो सकता है? सबको गाढ़ गदेरों से, कुओं से, तालाबों से, धारों से पानी प्रकृति ने उपलब्ध कराया है। इससे बड़ा इंजीनियरिंग क्या हो सकती है प्रकृति की? और उसी तरह प्रकृति ने जो भी रास्ते तैयार किए वर्षा के पानी को संग्रहण करने के, आप उसको बेहतर करते, आप उसको डाइवर्ट करते हैं, नदी डाइवर्ट करते हैं, बहुत से आप जो छेड़छाड़ करते हैं वो प्रकृति को स्वीकार नहीं होगा। और आप ये जो घटना घटी है, ये साफ सी बात है कि उसमें स्ट्रक्चरल तो जो भी हुआ होगा, लेकिन बगल में था उतने बड़े ग्लेशियर के, और ये जो आया तो इसने सबक दे दिया कि भाई ये स्वीकार नहीं है, नीचे जाइए, और सब कुछ को नीचे भेज दिया। और होता क्या है, देखिए उसमें जो उत्तर प्रदेश के बेचारे काम करने वाले लोग जो पेट के चक्कर में, अपने एक रोजगारी के चक्कर में, अपने लिए एक लाइवलीहुड के लिए कि कहीं नहीं है अवसर मिलने का तो चलो वहां पे जाके काम करेंगे अपनी आजीविका तय करेंगे, वे बेचारे वहां पर अपना जीवन खो देते हैं। इस पाप को कौन धोएगा? यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मंथन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। जी डॉक्टर साहब, 2013 की केदार त्रासदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में बांधों को लेकर एक कमेटी बनाई थी। जो आप बात कर रहे हैं कि नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने सिफारिशें की थी कि राज्य में अब बांधों का निर्माण बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर भी रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी रोक लगा दी थी और ये कहा था कि वहां बिल्कुल निर्माण नहीं होना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं कि एक बार फिर आप वो कह रहे हैं कि समीक्षा की जानी चाहिए। कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में बनाई, उस कमेटी ने सिफारिशें की और सिफारिशें की कि वहां हाइड्रो प्रोजेक्ट बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद भी लगातार वो निर्माण जारी है, बांधों के कई निर्माण और बैराज बांध बन रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने जी चमोली में तपोवन में जो हादसा हुआ, उसके बाद अभी अभी उन्होंने कहा जब मैं मंत्री थी तो उसके बाद उन्होंने एक भी बांध न बनाने की सिफारिश की थी और ये भी बाकायदे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था कि हम अब कुछ भी बांध नहीं बनाएंगे कहीं भी। डॉक्टर जोशी, इनकी समझ में नहीं आता या ये बर्बाद करके रहेंगे, या सैलाब, इतना बड़ा सैलाब है जो महाविनाश आया है, मुझे लगता है ये एक महाविनाश का और बड़ा ट्रेलर प्रगति दे रही है कि भाई समझ जाओ, नहीं तो वरना फिर हम बिल्कुल खत्म कर देंगे सब कुछ। देखिए साहब, बड़ी विडंबना ये है कि जिस देश में सरकारें न्यायपालिका को पचा दे और उनके आदेशों को दरकिनार कर दे, तो आप सोचने लीजिए कि हमारा क्या भविष्य होने वाला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार बार गंगा और इस तमाम तरह की चीजों को लेकर के बातचीत करता रहता है, लेकिन कभी भी किसी बात को बड़ी गंभीरता से नहीं लिया जाता। और अगर ऐसा है
तो फिर आप और मैं क्या है? जी और वो एक ही चीज है जो बड़े बदलाव को ला सकती है, जब पूरा जनमानस इस बात के प्रति संवेदनशील हो जाएगा और ये संदेश दे देगा कि आप सरकार को अपनी दिशा कैसे तय करनी है। जब तक ये अभी तक प्रकृति के सैलाब को हम झेल रहे हैं, लेकिन जब जन सैलाब आएगा तब कुछ नहीं टिकेगा, ये मेरा ठोस मानना है। और ये जन सैलाब, ये जो प्रकृति का सैलाब है, ये जन सैलाब भी बनेगा, क्योंकि सब लोग इस बात को महसूस करते हैं कि कहीं हम सुरक्षित नहीं है। जब भी मानसून आता है, पूरे पहाड़ के लोग सोते नहीं है रात को डर के मारे कि कहां से क्या आ जाए। दर्शक क्या आप मानते हैं कि इस तरह का कोई जन आंदोलन वहां जन्म ले रहा है उत्तराखंड में? बल्कि ये हो रहा है कि भाई अगर किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री ने कोई वादा कर लिया है तो उसको पूरा करना है। प्रकृति चाहे पहाड़ों को तोड़ना पड़े, चाहे पहाड़ों को विस्फोट से उड़ाना पड़े, या पूरी जो इकोसिस्टम है उसी को उड़ा देना पड़े। तो इस तरीके का कोई आंदोलन जन्म ले रहा है क्या? और दूसरा बड़ा सवाल है कि ये इंतहा कब तक? चीज वहां बिगड़ती है जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है वहां पर, और इसकी योजना तैयार की जाती है, बांधने की कोशिश नहीं की जाती कि इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के रणनीति तौर तरीके क्या होंगे। एक बात तो वहां पर ज्यादा, अब जैसे ये सड़क बन रही है, आपादापी में जब सड़क बनाने का काम होगा, इस इंटेंशन को मना नहीं किया जा सकता कि सड़कें होनी चाहिए ताकि लोगों की आवाजाही और तमाम तरह की चीजें खड़ी हो, हमारे जैसे कि हम स्विट्जरलैंड कहते हैं या यूरोप बनना चाहते हैं। लेकिन जब ये तैयार होता है तो उसके जो दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। वो सवाल है कि हमने हिमालय दिवस को मनाने की शुरुआत की थी 2010 से, हमने उसकी कोई रणनीति नहीं की, हमने सिर्फ कहा हिमालय को समझिए, हिमालय मनाइए, और आज 2020-21 तक आज हिमालय दिवस बहुत मनाया जाता है। ये क्या है? कहीं चेता जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं हिमालय का महत्व। और मैं फिर मानता हूं कि एक आंदोलन जिसकी कोई परिभाषा न हो, क्योंकि कभी कभी आंदोलन भी भटक जाते हैं और फिर नेतृत्व के सवाल खड़े होते हैं और तमाम बातें आ जाती हैं। एक ऐसा आंदोलन जो सबके बीच में स्वयं उठे और जवाब मांगे, उस आंदोलन के पक्ष में मैं हूं और मैं उसी के इंतजार में हूं। जल, जंगल और जमीन, आप इसको लेकर आपका शुरू से आंदोलन चलता रहा है और मुझे लगता है कि वर्षों हो गए लगातार। और जो आपका जन्म जरूर कोटद्वार में हुआ, लेकिन आप रुद्रप्रयाग से आते हैं, और अब जब आप कभी छोटे रहे होंगे तब और अब में क्या किस तरीके के चेंजेस नजर आ रहे हैं? प्रकृति को बड़ी करीब से देखा होगा, और आप जो एक तरीके से आपकी जो लड़ाई मैं अभी देख रहा था कि जिस तरीके से जल संपदा को लेकर, वन संपदा को लेकर, और आप एक जो सकल पर्यावरण उत्पाद की बात करते हैं, आप सकल पर्यावरण उत्पाद की, यहाँ देश की सरकारें और राज्य की सरकारें सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, लेकिन ये पहली बार इस देश में, और मुझे लगता है जहां हो सकता है कि दुनिया में, इस तरह की परिकल्पना करने वाले डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ही है, मुझे ऐसा लगता है कि। और तो ये एक अद्भुत परिकल्पना है डॉक्टर साहब। थोड़ा ये हट के इतर सवाल है, लेकिन है पर्यावरण से जुड़ा, और पर्यावरणीय एक आपदा आई हुई है जिस पर हम सब मंथन कर रहे हैं। ये भी बड़ा सवाल है कि एक घर सकल जो पर्यावरणीय उत्पाद, ये हमारे दर्शकों को समझाइए, और उसके बाद फिर कैसे कैसे जल, जंगल और जमीन का संरक्षण आप कर रहे हैं। हाँ, वो जीडीपी जिसके लिए आप पागल थे, वो पाताल में पहुंच गई पूरी दुनिया में। तो पहले तो समझ में ये आना चाहिए कि जीडीपी क्या है, और जीडीपी जान बचाने के लिए है, जीडीपी जहान बनाने के लिए है। जहान का मतलब गाड़ियां चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये चाहिए, सो चाहिए। तो हम जान की बात कर रहे हैं, जान है सकल पर्यावरण उत्पाद। हम ये कह रहे हैं ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट में कि इस साल इस राज्य ने कितने जंगल बढ़ाए। उसकी जंगल बढ़ाने का मतलब नहीं यूकेलिप्टस लगा दिया या आपने चीड़ पाइन बना दिया। जंगल का मतलब जो स्थानीय वनों को कितना बेहतर किया, एक। दूसरा, आपने कितना पानी, जो वर्षा का पानी है, उसको जुटाया, उसे भागने नहीं दिया, अपने धारे सींचे, आपने जो हमारी छोटी मोटी लेक है उनमें कितना पानी आपने संचित किया, कितनी अपने नदियों को बेहतर पानी उनके अंदर प्रभाव डिस्चार्ज बनाया,
और कितना आपने अपनी हवा ठीक की, प्राण वायु, और कितनी मिट्टी जो बहने से रोकी या मिट्टी आपने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कर दी। जिस तरह से आजकल ऑर्गेनिक का जमाना है, कितना हमने बेहतर किया, क्योंकि मिट्टी हमारा भोजन होता है, जितना जहरीली बनाएंगे उतना मरेंगे। तो इन चारों को मिलाकर हमने कहा ये इकोसिस्टम की ग्रोथ होगी कि आपने जितना भी बड़े बड़े काम किए होंगे जीडीपी से, तो आपने ज्यादातर वही चीजें बनाई है जिनको विलासिता कहते हैं। लेकिन ये जीडीपी जो है ये जीवन के लिए है, ये जान बचाने के लिए है। तो जब जीडीपी देते हो तो जीईपी भी दो कि क्या किया आपने हवा, मिट्टी, जंगल, पानी के लिए, ताकि हम आपका मापदंड तय करें कि आपकी परफॉर्मेंस क्या थी राज्यों की। दूसरी बात यह है कि देखिए, दुनिया में पहली बार इस तरह का चिंतन है, ये बात स्वीकारता हूं मैं जो आपने कही है। और अपने राज्य में हमने हाई कोर्ट चले गए थे, हाई कोर्ट ने संज्ञान में लाया, राज्य को कहा है कि आप जीईपी भी दें, और उस पर बहस और बातचीत अभी लगातार बनने और चलने में लगी भी है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हम जीडीपी के लिए चिंतित हैं, इकोनॉमी के लिए, ऐसे ही अगर इकोलॉजी के लिए भी होंगे तो हम संतुलन में रहेंगे कि अगर आर्थिक विकास ये हो रहा है तो पारिस्थितिकी विकास ये है, प्राकृतिक विकास ये है, पर्यावरणीय विकास है, उसे ही संतुलन कहते हैं, उसे ही समृद्धि भी कहेंगे, जो सही शब्द हमारे शास्त्रों में और पुराणों में मनुष्य के व्यवहार के लिए कहा गया है। तो इसलिए इस सूचक के प्रति हम गंभीर हैं और लोगों को गंभीर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शानदार शब्दों में आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि दरअसल जीईपी और जीडीपी एक नई टर्मिनोलॉजी आपने दी है कि जीडीपी तो सर्वविदित है, लेकिन जीईपी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की टर्मिनोलॉजी है, और ये ज्यादा जरूरी है। इससे जान बरकरार रहेगी और उससे जहान, तो जान पहले है, जहान बाद में है। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको विश्लेषित किया हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। एक महत्वपूर्ण एक और सवाल मेरे दिमाग में डॉक्टर जोशी आ रहा है कि जैसे अभी आपने कहा ना कि जो चीन या अन्य देशों की हम तुलना करते हैं, ये बड़ी स्वाभाविक है कि भाई चीन में तो तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट रातों रात खड़े हो जाते हैं, और आप फिर पर्यावरण का मुद्दा लेकर बैठ गए। ये पर्यावरण वाले लोग झंडा लेकर आ जाते हैं, जो आप बात कह रहे थे, और विकास नहीं होने देंगे। जिस चीन के लिए हमने कहा कि रातों रात सब कुछ हो जाता है और सब कुछ विकास के नाम पर हो जाता है, यहाँ पे पर्यावरण के कारण बहुत सी हमारी गतिविधियां रुक जाती है। तो अब सबको एक ही बात याद दिला दीजिए कि कोरोना भी चीन से ही आया, और हम सबको नहीं भूलना चाहिए। जो सारी दुनिया में आतंक फैलाया वो कोरोना वहीं से आया, एक बात। नंबर दूसरी बात, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर उत्सर्जन कार्बन का हो रहा है आज की तारीख में, तो चीन से ही हो रहा है। हमें अमेरिका के बाद चीन से हो रहा है। नंबर तीसरी बात कि अगर आप पूरी दुनिया का सर्वेक्षण कोरोना काल में कर ले कि सबसे ज्यादा जान कहां बची, वो भारतीयों की बची। और जिस तरह से हमारे पूरी परफॉर्मेंस थी इम्यूनिटी की, वो इंडिया इंडेक्स में बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ हवा, मिट्टी, जंगल, पानी की पूजा की जाती है, और अभी भी सूर्य नमन होता है, अभी भी नदियों को कहीं ना कहीं बची खुची उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, माँ कहते हैं। क्योंकि इस देश का विज्ञान इतना आगे था जो चीन का भी नहीं और अमेरिका का भी नहीं है। इन्होंने पहले ही कर दिया था तय कि इनको प्रणाम करते हुए ही सब कुछ सोचो। हमारा कहना यह है कि हमने यही याद दिलाने की कोशिश की है, विकास वैसे ही हो, उससे भी आगे निकलिए, चीन से भी निकल सकते हो तो, लेकिन जो टैग है प्रकृति और पर्यावरण का, उसको अनदेखा मत करिए। और आपको मैं बता दूं, चीन में नैतिकता है। मैं चीन 5 बार जा रखा हूं और विभिन्न क्षेत्रों में जा रखा हूं चीन के। वहां पे एक कैरेक्टर है, कमिटमेंट है कि आप, और कल्चर है, ये 3 सी है उनके, कल्चर, कमिटमेंट और कैरेक्टर। उन्होंने जितने डेवलपमेंट किए उसमें अपनी इकोलॉजी को इग्नोर नहीं किया। आप उनके बड़े बड़े ज़ियान में चले जाइए, आप उनके जितने भी कैपिटल में जाइए, चारों तरफ जाइए, तो वहां उन्होंने अपने कल्चर को इंटैक्ट किया है, और कमिटमेंट है उनका एक किसी भी काम के प्रति, और एक कैरेक्टर है अपने देश, नेशनल कैरेक्टर है। अब आप देखिए, सड़क बनाने वाला हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका एक इस तरह का कल्चर और कैरेक्टर होगा कि वो जाते समय ये बचाए कि देवभूमि में काम कर रहा है तो उसे पेड़ बचाने चाहिए, उसको हबड़ा दबड़ी नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये बहुत से सवाल है।
मेरा ठोस मानना है कि पिछले 70 सालों में अगर सबसे ज्यादा कुछ चीज अगर हमने खोई है, अपना चरित्र खोया है। हमें बगल की चिंता नहीं, ना घर की चिंता, ना सड़क की चिंता। देखिए, अगर इस देश में स्वच्छता को एक मापदंड बनाने के लिए आंदोलन खड़ा किया, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रधानमंत्री झाड़ू मारेगा। एक तो नोशन था, सिंबल है। हम में से कितने लोगों ने उसको अपना, उतने साल के बाद भी आप हर गली हर गांव में इस कचरे को देख सकते हैं। तो इसका दोष किसे दें? अपना घर तो साफ रखते हैं, उठाया बाहर फेंक दिया। नेशनल कैरेक्टर खोया है। और ये सब उससे मिली जुली चीजें हैं जिस परिणाम को हम देख रहे हैं। और मैं आपको यही उन सब के सवालों का उत्तर यही देना चाहता हूं। हम भी उसी गति में उनसे ज्यादा योग्य है, लेकिन सवाल यह है कि हमारा जो आज का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हुए है। और चाइना में जब कोई यूनिवर्सिटी टॉप करता है, उसकी कम्युनिस्ट पार्टी उसको अपना सीधे सदस्य बनाती है ताकि वो देश के निर्माण में भागीदारी के दे। अब आप अपना खुद देख लीजिए कि हमारा क्या चरित्र है। हमारे यहाँ दिशा निर्देश देने वाले को ही दिशा निर्देश देनी पड़ती है। ये कई अंतर है जिसको कि हमने कभी समझा नहीं है। तो इन अंतरों से आप उस वाले पहलू पे मत जाइए चाइना के। उसका चाइना का नींव देखिए, चाइना का आधार देखिए, चाइना के अलग महत्व देखिए जिसके कमिटमेंट है। तो और बहुत तेजी से विकास की गति कभी भी प्रकृति और पृथ्वी नहीं स्वीकारेगी। अगर चाइना को देख के हम बहुत खुश हो रहे हैं तो बहुत खुश नहीं होना चाहिए। साहब ये एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि एक तो ये जो पूरा जो सैलाब आया, ये हालिया सैलाब जो तपोवन में आया 7 फरवरी 2021 को, वो उसके बाद उत्तराखंड की राज्य सरकार और भारत सरकार को एक जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट की तरफ से क्या संदेश और क्या सुझाव है, और एक आम व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कहेंगे आप? ये दोनों मेरे महत्वपूर्ण सवाल हैं। देखिए, पहली बात तो है कि राज्य सरकार का पहला बड़ा दायित्व हो जाता है, कोई इस बात में दायित्व हो जाता है कि उसे क्या स्वीकारना और क्या नहीं स्वीकारना है। मैं राजनीतिक दबाव भी मानता हूं, लेकिन शायद राज्य सरकार की पहले जवाबदेही अपने लोगों के से है, पहली बात। दूसरी बात कि केंद्र सरकार की जितनी भी तमाम तरह की परियोजनाएं हैं उनको अपने स्तर पर भी टटोल लेना चाहिए। मैं दोनों बातों के लिए इसलिए कह रहा हूं कि हम इस बात को अस्वीकार नहीं रहे हैं कि हमारे बीच में ये ना हो, वो ना हो, सब हो, लेकिन आप अपने राज्य की शैली को समझे, आप अपने राज्य के स्वभाव को जानते हैं, अपने चरित्र को जानते हैं, अपनी प्रकृति को जानते हैं। इसलिए आपका पहला बड़ा दायित्व ये है कि आप उन योजनाओं को इस दृष्टि से टटोल लें और साथ में लोगों की आखिर मंशा क्या है, क्योंकि ये तो लोग ही है ना, कल बदलाव ले आएंगे किसी भी बड़े कारण से। इसलिए उनको चाहिए कि लोगों की भागीदारी जुटाए, तो उनके लिए है। केंद्र को भी समझना चाहिए कि केंद्र में जो यमुना नदी है, जो पानी और पेट भरती है वहां, और गंगा की किनार ले जाके आप पानी पिलाते हैं पूरे दिल्ली को, अगर हिमालय नहीं होगा तो फिर दिल्ली का क्या होगा और कौन सा केंद्र, छिटक जाएगा सब कुछ। इसलिए हिमालय का महत्व ऐसे समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया और हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। तो ये थे पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, जिनके लिए पद्म भूषण जैसे सम्मान कोई बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन अभी पिछले वर्ष की सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है, तो उनको कोटि कोटि बधाई। लेकिन ऐसे सम्मान, ये ऐसे शख्सियत हैं, ऐसे लोग किसी सम्मान के लिए काम नहीं करते, अपने स्वाभिमान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए और मानवता की रक्षा के लिए। जो उन्होंने कहा कि जीडीपी बढ़ना चाहिए, इकोनॉमी नहीं इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहिए। इकोनॉमी मजबूत करिए लेकिन इकोसिस्टम को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि उसी से जान है, जब जान है तो जहान है। इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।